అప్పిలం చప్పిలం चपलाई रे दुनिया को छोड़ तेरी गली आई रे। कि आपने अपना काम किया, आप तो गा के निकल गए, बट जब वो आउट हुआ तब वो आपकी आवाज़ में नहीं था, वो किसी और की आवाज़ ऐसा में बहुत था। बार होता है, बहुत बार होता है। कई गाने मेरे सामने भी ऐसे आते हैं जब वो मुझे कहते हैं थोड़ी दबी आवाज़ में गाइए। अरे भाई, भगवान ने मुझे आवाज़ दी है, मैं मेरी आवाज़ क्यों दबाऊँ? बिरगांव में वो प्रोग्राम हुआ था मेरा और बिरगांव में? हाँ, बिरगांव रायपुर के पास। वो पहला प्रोग्राम मैंने पहली बार इतना क्राउड देखा था अपनी लाइफ में, और आज भी मैं कह रही हूँ, अभी तक भी मैंने इस क्राउड में एक इंसिडेंट हुआ जहाँ पर एक छत गिर गई थी। ये नहीं होना था कि अमलेश नागेश जी इसमें प्ले करेंगे। अमलेश नागेश जी की मैं बहुत बड़ी फैन रही हूँ। गोरी ओ गोरी वो गोरी वो गोरी वो माया मोला तोरले भारी लागे लागे। एआई बहुत ज़्यादा आ गया है। जैसे पहले हमको पता है कि लोग एआई नो डाउट बहुत सी चीज़ों का सब्स्टिट्यूट है। कोई ऐसा गाना मन में आता है, इतने साल आपने गाने गाए हैं, जो आपके बहुत दिल के करीब है, फेवरेट है, पैपी भी हो सकता है, बट जिसको गा के मज़ा आ जाता है या सुकून मिलता है, अपना खुद का कोई सॉन्ग? सुकून देने वाले तो बहुत सारे गाने हैं, लेकिन मज़ा जो बोल रहे हो ना आप, अभी रिसेंट छैया भुइयां 3 में एक मेरा गाना आया, आमा टोर के लादी हूँ। हम सुने 2 लाइन? हाँ बिल्कुल सुनाऊंगी। इतना प्यार जताते हो, बड़ा इश्क फरमाते हो, मेरा कहना मानोगे क्या? चल हट। इश्क में डार्लिंग उस जहान से, मेरे लिए आसमान से तारे तोड़ के लाओगे क्या? यहाँ था चल हट। हाँ, ये गाना song गा बहुत के भी perfect मज़ा है। आता है, और जितने बार सुनो मज़ा आता है। कोई सैड सॉन्ग जो Sad आपको अच्छा लगता हो? सैड सॉन्ग वैसे तो मैंने कम गाए हैं। अगर मुझे अच्छा लगता है तो आज भी मुझे सतरंगी रे, जो नील कमल भैया की वॉइस में था, वो गाना आज भी बिल्कुल मैस्मराइज कर देता है। मुझे बहुत पसंद है वो गाना, और भैया ने गाया भी उतना ही अच्छा बहुत था। ही अच्छा था। मतलब मेरे ख्याल से जैसे अभी सैयारा चल रहा है, एक्चुअली उस समय वही वो था, हमारा सैयारा था। yes, और उस समय लेस टेक्नोलॉजी के साथ वो गाना रिकॉर्ड हुआ। हाँ। और मतलब बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ वो गाना मार्केट में आया था, बट धूम मचा दी उस गाने में। भैया की आवाज़, वो गाने के शब्द, और जब वो गाते थे ना, तो लागो न तेरे थो दिन रात रोवत रहे थोरे मन रंगी रे तनला छोड़े बैरी जान के, हाय रे तनला छोड़े बैरी जान के। पता है, मैं जितने बार भी आपके मुंह से ये सॉन्ग सुनती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है इसका फीमेल वर्जन आना चाहिए था। ऐसे बहुत सारे सॉन्ग है जो आपने गाए बाद में, क्योंकि गुनगुनाते हो आप घर में ऑफ कोर्स, तो ऐसा लगता था कि ये यार ये फीमेल आता तो मतलब मुझे भी लगता है सुटेबल। मुझे भी लगता है कुछ गाने सुन के कि ये गाना मुझे गाना चाहिए था, ऐसा लगता है। बहुत सारे गाने, ठीक है, मेल है, बट फीमेल वर्जन एक, ये सुनने के बाद करना चाहिए फीमेल वर्जन। हाँ, अभी किसके गाने आप सुनते हो? मतलब छत्तीसगढ़ में आपको क्या लग रहा है जिसके गाने आपको पसंद आते हैं, लगता है कि हाँ यार ये बहुत अच्छा कर रहा है? कभी भी कुछ नया सॉन्ग आता है तो आपको उसका सुनने को मन करता है? तो बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स आ रहे हैं, और किसी एक का नाम लेना थोड़ा इनजस्टिस होगा दूसरे के साथ, बट स्टिल अगर मैं बोलूँ तो अभी कंचन बहुत अच्छा कर रही है। कंचन जोशी बहुत अच्छा गा रही है, आवाज़ भी बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है। हाँ, और काफ़ी अच्छा गा रही है, तो उसके गाने मैं सुनती रहती हूँ। छैया भुइयां का ही गाना उसका बहुत अच्छा था, छैया भुइयां 3, जो हमारी अभी लेटेस्ट मूवी आई थी, जिसमें उसने गाया था, लागे ही 16 साल जवानी है बेहाल माया के मौसम है, आ देखना संगी रे, लागे ही 16 साल जवानी है बेहाल माया के मौसम है। क्या बात है, बहुत अच्छा। अच्छे गाने गाए हैं, अच्छे गाने गाए हैं उन्होंने। यस। अभी जैसे एआई बहुत ज़्यादा आ गया है। जैसे पहले हमको पता है कि लोग कितने महीने लगाते थे एक गाने को लिखने के लिए, यस। तो अब पर गाने आते हैं जो एआई से एडिट होके आते हैं, मतलब आधी रात में वो गाने बना के ले आते हैं। आपके पास भी वो गाने आते होंगे, वो फीलिंग आ पाती है उससे, या और मतलब उन गानों को कैसे आप जस्टिफाई करते हो फिर? देखिए, एआई को मैं सिर्फ इस कंटेंट से नहीं कनेक्ट कर रही हूँ, बट यस,
डिफरेंट फेज में भी अगर मैं देखूँ, कॉर्पोरेट वर्ल्ड की भी बात करूँ, या एआई नो डाउट बहुत सी चीज़ों का सब्स्टिट्यूट है, बट जो ह्यूमन टच है ना, जो ह्यूमन प्रेजेंस है, उसका सब्स्टिट्यूट कभी भी एआई नहीं बन सकता है। तो जो एक इमेजिनेशन है, गीतकार का एक इमेजिनेशन होता है, वो उस इमेजिनेशन को एआई शायद टच ना कर पाए। वो गाने अलग ही दिख जाते हैं जो एक गीतकार ने बहुत महीनों की मशक्क़त के बाद एक शब्द पिरोए होते हैं, और फिर वो गाना तैयार होता है। और एक एआई का गाना जो एकमात्र प्रॉम्प्ट से हमें मिल जाता है सेकंड्स में, तो दोनों में डिफरेंस होता है। और वो बोलते हैं ना कि कनेक्शन जो है, वो चीज़ें वैसी कनेक्ट नहीं हो पाती हैं। पर भाव तो आप देने वाले हो, जैसे जो सिंगर है भाव तो वो देने वाला है। देखिए, इस बात को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि भाव, आवाज़, सुर, लय, ताल सब सही है, बट जो रचना है ना एक गीत, वो आत्मा है, ठीक है, उसके साथ हम जस्टिस करते हैं, कोशिश करते हैं। सिंगर है, गायक गायिका हैं, वो उस पर अपना काम करते हैं, जस्टिस कर पाते हैं। तो एक गाने का बहुत सही बात है। ये मैं अपने स्टूडेंट्स, जो हमारे एआई के स्टूडेंट्स हैं, उनको भी हम सिखाते हैं। हम AIML की डेवलपमेंट की और जनरेटिव की क्लासेस देते हैं, तो उसमें भी हम ये चीज़ें उनको सिखाते हैं कि AI आपके लिए एक सपोर्टिव टूल है, उसको आप वैसे ही लो, आपके काम को वो आसान कर सकते हैं, पर वो आप कंप्लीटली उस पर डिपेंड हो जाओगे तो जो रूट है, जो हमको आइडियाज़ ले सकते हैं, आइडियाज़ ले सकते हैं, जो ऑटोमेशन के काम है, जिसमें आपको रिपीटेटिव काम है, उनको आप ऑल्टरनेट कर सकते हो एआई से। बट पूरे काम अगर हम एआई से ही करवाएंगे तो फिर वो वही सही है कि लोग सुन रहे हैं कि एआई हमारी जॉब ले लेगा। एआई का युग है, हम बिल्कुल भी इसमें दो राय नहीं है कि हमें तो आप इसको स्वागत करते हो? बिल्कुल करते हो, डेफिनेटली करते हो, बट सब चीज़ की अपनी एक लिमिटेशंस है। हाँ, बस उसके साथ जाना चाहती हूँ। तो क्या होता है, लोगों को ये तो मालूम है कि ये एआई मेरा काम कर देगा, लेकिन कौन सा प्रॉम्प्ट डालें, किस प्रॉम्प्ट से क्या आउटकम आना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो आधी अधूरी जानकारी के साथ आप जब किसी भी टेक्निकल चीज़ों के साथ आप चलेंगे तो उसके साथ खिलवाड़ ही होगा, उसके साथ जस्टिस कभी नहीं होने वाला है। तो आप मानते हो एआई की पढ़ाई करनी चाहिए? अगर बिल्कुल करनी चाहिए, एआई की पढ़ाई करनी चाहिए, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करनी चाहिए। इस पूरी जर्नी में आपके शुरू से लेके अभी तक कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आपको लगा हो कि ये बहुत ख़राब एक्सपीरियंस रहा मेरा, ये नहीं होना था, वाई दिस हैपेंड टू मी, इसके लिए मैं प्रिपेयर नहीं थी? मेरी बहुत यंग एज में ही मुझे वो हिट मिला था, सतरंगी रेखा। घर से थोड़े से वैसे तो रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे, लेकिन यस, थोड़ा कहाँ जा रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, इस चीज़ को लेके थोड़ा घर में हमेशा कंसर्न रहता था। उतना हर घर में ही चाहिए, रहता है। तो प्रोग्राम्स को लेके थोड़ा था कि कहाँ, क्यों, कब, कैसा। बहुत रिक्वेस्ट के बाद एक प्रोग्राम के लिए हम मम्मी पापा ने हामी भरी। बिरगांव में वो प्रोग्राम हुआ था मेरा, और बिरगांव में? हाँ, बिरगांव, रायपुर के पास। और समिति ने बहुत इंसिस्ट किया था। उसके बाद मम्मी पापा भी बोले कि ठीक है, चलो एक प्रोग्राम मतलब शुरुआत कर सकते हो। मैंने प्रोग्राम्स बहुत किए उसके बाद, लेकिन वो पहला प्रोग्राम मैंने पहली बार इतना क्राउड देखा था अपनी लाइफ में, और आज भी मैं कह रही हूँ, अभी तक भी मैंने इतना क्राउड नहीं देखा। और बिल्कुल छावनी जैसी बनी हुई थी, लोग ट्रक में, ट्रैक्टर में भर भर के आ रहे थे। और उस क्राउड में एक इंसिडेंट हुआ जहाँ पर एक छत गिर गई थी, और मतलब वो ये नहीं होना था एक्चुअली। और बोलते ना, वो कहीं ना कहीं दिल दिमाग में एक मन में एक ये बैठ गया कि मतलब पब्लिक को कंट्रोल करना एक कलाकार के हाथ में नहीं होता है। मतलब पब्लिक को एक्चुअली समझ में नहीं आता है कि वो कैसा रिएक्ट करे या कैसा रिएक्ट नहीं करे। तो वो सब मैनेज करना, और मतलब वो थोड़ा सा ऐसा, मुझे ऐसा वो मोमेंट था जो मुझे आज भी याद आता है। नीलकंठ भैया के साथ वो मेरा प्रोग्राम हुआ था बिरगांव में, वो मुझे आज भी याद है। आपको सीजी सॉन्ग तो हमने बहुत गाते सुनते सुना है कि आप गाते भी हो, सुनते भी हो। हमको पता है कि मैंने बचपन आपके साथ, मतलब हम साथ में पले बड़े हैं, तो हमने हमारे जो एक कहते हैं ना, एक सुर के लिए या एक गायकी के लिए एक हमारे जो आइडल थे, हम जिनको सुन के गाना सीखे, वो थी लता मंगेशकर जी। अभी कोई ऐसा सॉन्ग जो आप गाते हो या हिंदी में जो आपको पसंद आते हैं? किस जॉनर के सॉन्ग आपको पसंद आते हैं और आप गाते हो?
देखिए मेरा बहुत सिंपल है, गाने ऐसे होने चाहिए जो कानों को सुकून दें। डांसिंग नंबर एक अलग चीज़ होती है ना, लेकिन सुनना है अगर गाने तो मैं श्रेया घोषाल जी को सुनती हूँ, है ना। अमेजिंग सिंगर, और मतलब उनकी आवाज़ में ही जादू है, सूदिंग आवाज़ है, बहुत बहुत ही प्यारा जो मुर्कियाँ वो लेती हैं। मतलब मैं सरप्राइज हो जाती हूँ कि कैसे गला ऐसा कैसे बहता जैसा है। बहते पानी जैसा वो गाती हैं। तो वो मेरी बहुत सुनिधि चौहान हमारे टाइम की क्रश रही हैं। तो उनके गाने, उनकी रेंज, उनका स्टेज अपीयरेंस, परफॉर्मेंस वो मुझे मैस्मराइज करता है। तो अगर मैं बॉलीवुड की बात करूँ तो ये दो सिंगर्स मुझे बहुत अपील करते हैं। और ये इनका कोई युग नहीं है एक्चुअली, ये एवरग्रीन सिंगर्स हैं। मैं बात करना चाहूँगी अलका याग्निक। अलका याग्निक जी के भी गाने आप सुने तो कोई बहुत ज़्यादा हरकतें नहीं, कोई बहुत ज़्यादा मुर्कियाँ नहीं, एक सदा हुआ गला, एक्सप्रेशन से भरा हुआ, पर जहाँ हरकतें लेती हैं वो ऐसी कमाल की कि आपको आधा घंटा लग जाए उसको सुनने में। आपको लगता है कि पहले के गानों में जो एक्सप्रेशंस होते थे और अभी के गानों में जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो अब बहुत डिफरेंस है? देखिए संगीत बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, ठीक है। मैं बहुत उसके बारे में जानकारी नहीं रखती हूँ, लेकिन जितनी जानकारी मुझे है कि हमने ऐसा सीखा और समझा संगीत को कि आपको मुंह खोल के गाना है। आप जब गाएं तो पेट में एक दर्द होना चाहिए, आवाज आनी चाहिए। जब आप लगातार गाएं तो पेट में थोड़ी सी आपको चुभन होनी चाहिए और आपको मुंह खोल के गाना है। आज के सिंगर्स में मैं देखती हूँ कि मुंह थोड़ा बंद करके गाते हैं, हंस हाँ बोलते हैं तो वो आज के यूथ को कनेक्ट भी करता है। कई गाने मेरे सामने भी ऐसे आते हैं जब वो मुझे कहते हैं थोड़ी दबी आवाज़ में गाइए। अरे भाई, भगवान ने मुझे आवाज़ दी है, मैं मेरी आवाज़ क्यों दबाऊं? बट यस, और उस क्राउड में एक इंसिडेंट हुआ जहाँ पर एक छत गिर गई थी और मतलब वो ये नहीं होना था एक्चुअली। ये डिमांड है, एक डिमांड है, सॉन्ग की डिमांड है, वो उनको जैसे कोरियोग्राफी करनी है और वो जिस सेगमेंट के ऑडियंस को ये रख रहे हैं गाना, उसके लिए वो वही गाने पसंद करते हैं सुनना। तो ये मेरे लिए चैलेंज है आज की डेट में कि वो वैसे गाने गाना। तो लाइक मैंने अभी कल ही एक गाना रिकॉर्ड किया। अब उसमें वो मुझे उन्होंने एक ही शब्द में बोला कि इस गाने को आप, मैंने एक PRA GRA गाना आपने सुना होगा, वैसा गाना हमें आपसे करवाना है। मैंने कहा ठीक है, लेकिन PRA GRA भी मैंने खुल के गाया था। मैंने उसमें कहीं पे भी मेरी आवाज़ दबाई नहीं है। मैंने आवाज़ का टेक्सचर चेंज किया है, थोड़े से वॉइस मॉड्यूलेशन दिए हैं, बट मैंने कहीं पे भी बंद या कम लिपसिंग के साथ मैंने वो गाने को नहीं रखा है। पर ये बात मुझे उनको समझाने में थोड़ा टाइम लगा। मैंने कहा एक बार आप गाना सुन लीजिए, बाहर आने दीजिए, फिर देखते हैं कि कनेक्ट हो रहा है कि नहीं। और फाइनली दे गॉट कन्विंस। बट यस, इस चीज़ को कई बार समझाने में हमें टाइम लग जाता है कि हर सिंगर का अपना एक, मुझे मेरी गायकी की वजह से मेरे ऑडियंस सुनते हैं, लेकिन यस कुछ गानों की डिमांड होती है और मुझे वैसा गाना पड़ता है। मुझे पसंद है या नहीं पसंद है वो एक अलग बात होती है, बट मुझे गाना। ऐसा कभी हुआ है, जैसे हमने सुना भी है, ऐसा हुआ भी है कि आप गा के, आपने अपना काम किया, आप तो गा के निकल गए, बट जब वो आउट हुआ तब वो आपकी आवाज़ में नहीं था, वो किसी और की आवाज़ में था? ऐसा बहुत बार होता है, बहुत बार होता है। इस प्लेटफॉर्म पे मैं नाम तो नहीं लूँगी, लेकिन कई नामी सिंगर्स पहले के समय में कई बार गाने चूज़ करते थे कि हमको यही गाना गाना है। अच्छा। और अगर वो गाना म्यूजिक डायरेक्टर ने मुझसे गवाया है तो वो उस गाने को रिप्लेस भी करवा देते थे, जो मुझे जानकारी में भी नहीं होता था। मेरे हिसाब से जब हम किसी मूवी में गाना उस समय गाते थे तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात होती थी। या मैं स्टार्टिंग की बात कर रही हूँ, तो मैं इंतज़ार करती थी कि वो मूवी आएगी, उसमें मेरा गाने आने वाले हैं। पहले इंटरनेट था भी नहीं, तो हमको सीधे थिएटर में पता चलता था कि हमारा सीधे वो कैसेट्स आती थी या CD आती थी तो पता लगता था। फिर जब फाइनल आउटकम आता था तो पता चलता था आपने गाने गाए थे 3 और रिलीज हुए 2, वो एक किसी और की वॉइस में हो गया। पर मैंने कभी क्रॉस क्वेश्चन इसलिए नहीं किया। मुझे कई बार लोगों ने बोला कि आप क्यों नहीं बोलती हैं, आपको बोलना चाहिए। बट मेरा ये मानना है कि शायद वो गाना मेरे लिए नहीं बना था, किसी और के लिए बना था, इसीलिए किसी भी कारण से वो गाना उस तक पहुंच गया और जो गाना मेरे लिए बना था वो गाना उस तक आया। भगवान ने उस स्टेज पर भी खड़ा कर दिया जहाँ पर म्यूज़िक डायरेक्टर्स
पूरे गाने रख देते हैं और पूछते हैं कि इसमें आप कौन सा गाना गाना पसंद करेंगे। उस समय भी मैं उनसे यही कहती हूँ, आप जो गाना मुझे देंगे मैं वही गाना गाऊंगी। तो मैं कभी भी बहुत पिकी नहीं रही हूँ इन चीज़ों को लेके। बहुत अच्छा है और ऐसे ही होना भी चाहिए, क्योंकि जैसे आपने बोला जो रचनाकार है, जो म्यूज़िक डायरेक्टर है, वो जब रचना करते हैं तो वो उस आवाज़ को भी सोच के करते हैं। अभी तो यही होता है हाँ। इनफैक्ट, मतलब अभी जिनको मैं चाहिए उनको मैं ही चाहिए, हाँ, और जिनको कोई और सिंगर चाहिए उनको उस गाने में कोई, तो इसीलिए हमारा कहीं पे भी कंपटीशन जैसा कुछ ये भी अभी नहीं भी है। वैसा ही है, मतलब जैसे पहले क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इन थी इंडस्ट्री में तो थोड़ा जानकारी थी, अब मैं नहीं हूँ तो बहुत जानकारी नहीं, आपसे मिलती है जो मिलती है, कि पहले उस पर्टिकुलर मतलब लिखा ही आपके लिए जाता था कि हमारे पास में कितने ऐसे लेखक थे जो घर में बैठते थे और वो हाँ, पूरा सामने बैठ के लिखते थे। पहले देखिए, पहले बहुत टाइम दिया जाता था एक एल्बम को बनाने के लिए। हाँ। इवन कई एल्बम्स में प्रिपरेशन भी होती थी। अभी आई डोंट नो, मेरे पास चीज़ें रेडीमेड आती हैं। ये होती होंगी प्रिपरेशन तैयारियाँ, तो होती होगी, ये तैयारियाँ होती हैं, अभी भी होती हैं, बट अभी मेरे पास शायद, अब मैं शायद उस स्टेज पर पहुंच चुकी हूँ, या शायद उस मुकाम पर पहुंच चुकी हूँ जहाँ पर लोगों को इतना विश्वास है कि हम जो इनके सामने रखेंगे, जिस थॉट के साथ रखेंगे, उस सेम थॉट के साथ ही हमको डिलीवर करेंगी। तो मेरे को शायद उतना मतलब बैठने का मौका नहीं मिलता, या कह लीजिए सीधे मुझे बस गाने के लिए बुलाया जाता है। यही प्रोग्रेस भी है कि पहले आप बैठ के अपने लिए गाने लिखवाते थे, या आपके लिए कोई गाना लिखता था, फिर आप लाइव रिकॉर्डिंग्स के थ्रू इवॉल्व हुए, तो ट्रैक्स आपके साथ बनने, मतलब ट्रैक्स भी आपके साथ ही बनेंगे क्योंकि आपके लिए गाना है इसलिए आपके साथ बनने। अब ट्रैक्स मिल जाते हैं, फिर पहले आप गा लो, फिर फीमेल मेल को गवाएंगे, अब मेल भी गा के चला जाता है, पहले डमी भी कई बार हम ही लोग गाते थे, जो स्क्रैच गाते हैं, हाँ, वो स्क्रैच भी हम ही गाते थे, ट्रैक खुद बनाते थे, ट्रैक के टाइम पर हम होते थे, और उसके बाद आज भी कई सिंगर्स ऐसा करते हैं। बट चूंकि अब हम जो खुद, मैंने बताया ना, जैसे इनिशियली मैंने बताया कि कुछ सिंगर्स हैं जो खुद ही प्रोसीजर में पूरा शामिल है, प्रोड्यूस करने से लेके लॉन्चिंग से लेके हर चीज़ को लेके, बट मैं उस प्रोसीजर में सिर्फ सिंगिंग का पार्ट करती हूँ, है ना। मेरे पास गाना आता है, मैं गाना सुनती हूँ, इमीडिएटली गाती हूँ, और हाफ एन आवर में हमारा काम हो जाता है। तो मेरा उतना ही पार्ट है। मैं बहुत ज़्यादा प्रोसीजर में नहीं हूँ कि गाना कहाँ से लॉन्च होगा, उसकी प्रैक्टिस, उसका ट्रैक। इससे फ़र्क पड़ता है आपकी गायकी में या उस गाने के लिए प्रोसेस करने में? जैसे क्या होता है, जैसे हम अगर गाने के साथ थ्रू आउट जुड़े हुए हैं तो एक भाव भी जुड़ जाता है, एक अटैचमेंट हो जाता है उस गाने के साथ में, है ना, कि और हम उसको उतना जस्टिफाई भी कर पाते हैं। आधे घंटे में वो गाना सुन के जब हम उसको गाते हैं तो कभी ऐसा लगा है मतलब आपको भी कि मैं जस्टिफाई कर पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगी इस भाव को? देखिए, मतलब ये जो लिटिल फियर है, ये हर कलाकार के मन में हमेशा रहना ही चाहिए, यही उसको जिंदा भी रखता है। ये फियर तो मेरे अंदर भी रहता है, हर गाने को लेके रहता है। लेकिन अगर मैं अपने आप को प्लेबैक सिंगर बोलती हूँ तो यही मेरी यूएसपी भी है कि मुझे गाना मिलता है, मैं उसके साथ पूरा जस्टिस करूँ और लिमिटेड टाइम पीरियड में करूँ, है ना। मुझे ऐसी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि मैं एक दिन या 1 घंटा या 2 घंटा रियाज कर रही हूँ और फिर उस गाने को डिलीवर कर रही हूँ। तो समहाउ पहले तो गाने भेज भी दिए जाते थे ट्रैक। हाँ, अभी आजकल वो भी नहीं होता है, क्योंकि डिजिटल एरा में हम हैं, और लोगों को ये डर होता है कि गाने लीक ना हो जाए, धुन लीक ना हो जाए, तो हमें बिल्कुल इमीडिएट दिए जाते हैं गाने। ओके। तो हम जब जाते हैं स्टूडियो में, हमें इमीडिएट गाने दिए जाते हैं, हम इमीडिएट सुनते हैं, 1-2 बार सुन के फिर हम अपना गाना गाते हैं। तो मतलब आप भी नर्वस होते हो अभी भी? बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं, इट इज़ वेरी ऑब्वियस। बट आपके गाने में बिल्कुल वो नर्वसनेस हम ढूंढ नहीं पाते थे, स्पेशली जब आप वो ए गोरियो वो गाते हो वो गाना ज़रूर मैं सुनना चाहूँगी। बिल्कुल मैं सुनाऊंगी। और ए गोरी ओ गोरी का भी बस इतना सा ही उसका बैक स्टोरी सिर्फ इतनी सी है कि जैसे मैंने आपको बताया ना कि थोड़ा बहुत आगे पीछे चीज़ें पता होनी चाहिए। जब मुझे बताया गया कि अमलेश नागेश जी इसमें प्ले करेंगे और अनिल सिन्हा जी प्ले करेंगे और गांव का ऐसा माहौल होगा और उसमें ये प्ले करना है, तो अमलेश नागेश जी की मैं बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ। हमारा जो लॉकडाउन था वो उनके ही वीडियोस देख के कटे। बहुत मतलब हंस हंस के हम लोटपोट हो जाया करते थे। तो जैसे ही उनको इमेजिन किया तो मुझे बिल्कुल मेरा वॉइस का टेक्सचर ही बदल गया और बहुत जस्टिफाई भी किया उस गाने को आपने। हाँ,
ओमी स्टाइलो भाई ने उसको मुझसे गवाया, और गाना हांडा मूवी में आया था, हांडा मोई में। साहू जी की मूवी। हम साथ में गए थे वो मूवी देखने, और मुझे अभी भी गूज़बम्स आ रहे हैं क्योंकि वो इतना सब गा रहे थे उस गाने इतना को। अच्छा सुनाई दे रहा था, और उस थिएटर में, और जनता मतलब सब गा रही थी दे वर साथ नॉट में। नोइंग कि हम बैठे हुए पीछे। हम लोग कभी भी ऐसे मूवी देखने जाते हैं तो हम लोग छुप के जाते हैं, क्योंकि मैडम की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, और फिर वो फोटोज शुरू होती है तो वो सिलसिला चलता रहता है, तो हम बिना बताए छुप के चले जाते हैं कि मूवी रात देखने का जा शो। रहे हैं, रात का शो जाते हैं। अब लोग रात के शो में आपको ढूंढने लग जाएंगे। यस, तो ये गोरी का गाना मुझे भी बहुत पसंद बहुत है, मजा आया था। और उसमें थोड़ा सा आवाज़ मैंने थोड़ा बदल के गाई थी। प्लीज़ हाँ। मेरा चेहरा का एक्सप्रेशन मत देखिएगा, क्योंकि जब ऐसी आवाज़ हम बनाते हैं तो चेहरे थोड़े विचित्र तरीके से बन जाते हैं। वो डिमांड है गाने की। हाँ, बट ऑन स्क्रीन ऐसा दिखना थोड़ा मेरे लिए ऑकवर्ड है, बट स्टिल ठीक है। ठीक है। गोरी ओ गोरी वो गोरी वो, माया मोला तोरले भारी लागे लागे लागे, ये छल छबिला रे, सुंदर रंग रंगीला रे, मोर कर मार गारी खाबे खाबे खाबे। मस्त, अभी भी उतना ही मस्त है जैसा मैं थिएटर में सुन रही थी। पता बहुत अच्छा लगता है ये सुन के, क्योंकि मैंने बहुत सारे फीमेल सिंगर्स को सुना है जो ऑफ रिकॉर्ड उतना सुरीला नहीं गाते हैं। अब मैं तो बचपन से सुन रही, तो मुझे पता है ये मुझे कोरस भी नहीं करने देती थी, ऐसे बंद करवा देती थी, तुम्हारे सुर बिगड़ रहे, तुम्हारी वजह से मेरा कोरस खराब हो रहा है। यस यस यस, मुझे याद है स्टेज पे वो भी है ना? स्टेज पे लाइव चल रहा है, हम षडंगी अंकल के शो में है, हमारा भजन चल रहा है, और मुझे कोरस देना होता था, और शी वाज लाइक कि बेसुरा हो रहा है। और ये बाद में मुझसे लड़ती थी कि छोटे से हाँ। काम के लिए लेके जाती है, और वो भी उसके लिए भी मना कर देती है। मैं तेरे साथ नहीं मैं जाऊंगी। उस कोरस के लिए इसकी डायरियां पकड़ने के लिए रेडी हो जाती थी। मैं इसको हमेशा हाँ, नहीं, कहती थी मैं नहीं, कि पर मैं बेसुरी थी। प्लीज यार, मैं क्या है ना, मैं आर्टिस्ट हूँ ना, मैं डायरी लेके चढ़ूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, तू मेरी डायरी लेके। बहुत अनोइंग काम था, बट हाँ आई डिड दैट। बट ट्रूली कन्फेस कि इसने मेरे लिए बहुत किया है जो कोई नहीं जानता है, और मेरी डॉटर आज वो नहीं करना चाहती है मेरे लिए, बट इसने मेरे लिए किया है आज। मतलब मैं कन्फेस कर रही हूँ कि हर का योगदान रहता है किसी भी सक्सेसफुल इंसान के पीछे। अगर मैं थोड़ी बहुत भी सक्सेसफुल हो पाई तो इन मैडम का भी थोड़ा उसमें योगदान है। फिर इनको सक्सेस होते हुए देख के हमको तो लगा कि नहीं नहीं, ये वाला तो नहीं हो पाएगा, मुझे कुछ और देखना पड़ेगा अपने लिए। आई वेंट टू चेन्नई और आई डिड माई MBA एंड एवरीथिंग। यस, फिर हमारे रास्ते चीजें अलग अलग हुई, तरीके अलग हो गए Yes. सक्सेस के लिए, या बोलें करियर के हाँ। लिए, या अपनी चीज़ों के लिए। अब But hustle same था। हसल सेम था। मुझे लगता है हमारे यहाँ पापा जी हमारे जो थे, उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ हमको सिखाई। हमको कभी भी ना सक्सेस होना है, ये तुमको पाना है, हाँ। ये तुम्हारा एंड गोल है, ही नेवर नहीं, डिड दैट। नहीं। हमको कभी नहीं किया उन्होंने। बेटा जो भी कर रहे हो मज़ा आना चाहिए काम करने में, और खुश रहो सबसे बस। अच्छी बात नहीं अच्छा कि- लग रहा है वापस आ जाओ। सबसे अच्छी बात कि पापा जी ने कभी भी ये भी नहीं कहा कि तुमको यही बनना है हाँ। और यही स्कोर करना है। उन्होंने हमेशा हमें फ्रीडम दी कि हम अपने चॉइस के सब्जेक्ट पढ़ें, चॉइस का काम करें। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, मैं सभी उन पेरेंट्स को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, स्टेज के माध्यम से मैं बहुत ग्रैटिट्यूड देती हूँ, जो अपने बच्चों के लिए ऐसी किसी भी विधा में उनको इनकरेज करते हैं। बिकॉज़ मेरे फादर ने भी मुझे बहुत इनकरेज किया है। इस प्लेटफॉर्म से सभी को दिल से धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा दी आपसे मिलके, मतलब मिलके क्या, आपसे बात करके। आई एम श्योर जिनके लिए हमने ये पॉडकास्ट किया है उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। ये बहुत एक अलग रूप था जो मुझे लगता है आपका सामने आया होगा अभी फिलहाल जनता के सामने में। मैं वैसे भी मीडिया से आप बहुत दूर रहते हो। मैं इसलिए घबराती हूँ कि मुझे एक्चुअली मुझे धुन में रहना पसंद है, अपनी धुन में रहना पसंद है। आई एम काइंड ऑफ हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ गर्ल, और मुझे ऐसा लगता है कि बस करो, आगे बढ़ो, जो हो रहा है सब भगवान देख लेंगे। आप अपना काम करते रहो, ईमानदारी के साथ लगे रहो, डिसिप्लिन वे में लगे रहो। और जब लोग जज करते हैं ना तो कुछ भी बोलिए, नज़र पड़ती ही है। आप डिस्ट्रैक्शन वो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ सेकंड्स का ही सही पर लेके आते हैं। वो डिस्ट्रैक्शन से मैं डरती हूँ बस। मैं अपनी लाइफ में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहती हूँ। मेरे गोल्स क्लियर हैं, मेरा विजन क्लियर है, मेरे थॉट्स में क्लैरिटी है,
मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी का भी जजमेंट उस क्लैरिटी में एक मुझे थॉट भी दे कि भाई मैं उस बारे में फिर से सोचूं। आमा टोरके वाले में 4.6 करोड़ व्यूज गए हैं। कोई एक और अच्छा गाना, मतलब मुझे लगता है इतने से तो तृप्ति नहीं मिलेगी किसी को। हाँ, नानेपन के धरे हवो चिन्हा, तोरे मूंद रे निशानी, हमर प्रेम के कहानी, बन जाना तेहां रखवार। क्या बात है। हाय रे बन जाना तेहां रखवार, चंदा के बिना चंदैनी हा होथे अंधियार, आ जाना मोरे जिंदगी माँ बन के उजियार, का जादू ते हडारे, का मोहने ते हडारे, दूर कोती जावे मोर मन, बैला के घांगर बाजे घर घर। क्या बात है, बहुत ही अच्छा। थैंक यू। मतलब ये पहले भी होता था कि अगेन जैसे मैं स्टेज में आपके साथ जब कोरस करती थी, ये गाती थी और मैं भूल जाती थी क्योंकि मैं मंत्रमुग्ध हो जाती थी इनके गानों में। जब वो तान चलती थी मेरी लाइन, ये पीछे अरे तुमको गाना है और मैं भूल चुकी हूँ। लिरिक्स हो सकता है थोड़े आगे पीछे हुए हो, कोई नहीं, पर आपकी आवाज़ हमेशा उसको कवर कर लेती है। थैंक यू। 1 2 3 अपिलम चपिलम चपलाई रे दुनिया को छोड़, तेरी गली आई रे आई रे आई रे, हाँ दुनिया को छोड़ तेरी गली आई रे आई रे आई रे, दाइयो माइयो बूढ़ी माई समलाई बमलाई, मैं तो कहो दाइयो दाइयो दाइयो, बूढ़ी माई समलाई बमलाई, मैं तो कहो दाइयो दाइयो दाइयो। वाह, मजा आ गया। 15 साल बाद, 15 से 20 साल हो गए होंगे मेरे को आपके साथ गाए हुए। यस यस यस, 15-20 साल। इनको सब जानते हैं। अनुपमा मेरी बड़ी बहन, मेरी आइडल। मैंने हमारे परिवार में हम बहनों पर इतना प्रेशर रहा है इनकी वजह से कि ठीक सब कुछ अपार्ट। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है और खुशी दुगनी हो जाती है जब इस तरह के रिएक्शन अपनी छोटी बहन से मिलते हैं। बहुत मेहनत करनी पड़ती है हमको ऐसे रिएक्शन देने के लिए। तो हमारा बचपन बहुत लड़ाई झगड़ा जैसे हर घरों में होता है, बहनों की मारपीट, सामान छीनना झपटना, वैसा बचपन हमारा भी बिल्कुल नॉर्मल निकला है। और आज वो मुझसे पूछ रही है कैसा लग रहा है, तो मतलब वाकई में बहुत स्पेशल फील हो रहा है। बिल्कुल बताइए कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट? छोटी मुझे सी शुरुआत बहुत हमने अच्छा की। लगा एटीपी में आके, और ये पॉडकास्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है क्योंकि यहाँ पर मैंने वो बातें करी जो जनरली मैं कभी भी सोशल मीडिया पर करना ना तो पसंद करती थी और थोड़ा अवॉइड करती थी, बट आज छोटी बहन का फरमान था तो मैं आई और मैंने बहुत ग्लिचेस के बाद, टेक्निकल ग्लिचेस आए, फिर काफ़ी बारिश हुई, लाइट चली गई, फिर टाइमिंग्स, फिर स्टोरेज, बहुत सारी चीज़ें जो मेरे को पता लगी कि मतलब ये सारी चीज़ों के पीछे कितनी मेहनत लगती है वो भी मुझे देखने को मिला। बट पूरी टीम, एटीपी की पूरी टीम को बधाई, एक बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं और इस मेरी वेल विशेस हैं आपके लिए। अंकिता, आप बहुत अच्छा करिए। थैंक यू। और बेस्ट विशेस, आप बहुत बढ़िया करिए, बहुत आगे जाइए। और सारे व्यूअर्स को रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा। मेरी बहुत सी बातें आपको बुरी लग सकती हैं, तो अगर कोई एक आध बात भी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मुझे और देखना चाहते हों या और सुनना चाहते हों तो वो भी कमेंट करके बताइएगा ताकि मैं आपसे थोड़ा और फ्रीक्वेंटली मिलती रहूं। और हाँ, अनुपमा मिश्रा के जय जोहार। मैं पट छत्तीसगढ़ियन हूँ और छत्तीसगढ़ी भाषा में ही बोलना पसंद करता हूँ, पर
ये जो फॉर्मेट रखे गए हैं कार्यक्रम के वो हिंदी में है। एक सेती में अनुपमा मिश्रा के जय जोहार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ATP। अगर आपको हमारा कंटेंट और हमारे गेस्ट अच्छे लगे हो तो आपको सिर्फ 3 काम करना है। सबसे पहले आपको हमें सब्सक्राइब करना है ताकि हम ऐसे कंटेंट के साथ दोबारा आपके पास आए। सेकंड, आपको इस कंटेंट को शेयर करना है सो दैट ये किसी के काम आ पाए। तीसरा, आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि आप किस तरीके के गेस्ट हमारे साथ देखना चाहते हैं, आप किस तरीके का कंटेंट हमारे साथ देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार।